चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलती या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनको स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा,
कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहन देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कहन देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन तिरता रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद, जो कक्षा 11वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। वीडियो में हमने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की विशेषताओं की भी चर्चा की और घर की याद कविता की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पर भी चर्चा की। कविता के कुछ हिस्से की व्याख्या हमने उस वीडियो में देखी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम घर की याद कविता का बचा हुआ आधा हिस्सा देखेंगे, आधे हिस्से की व्याख्या देखते हैं। तो आइए आज बिना पृष्ठभूमि के सीधे हम कविता की व्याख्या पर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि कवि जेल में है और वो जेल में रह करके ही अपने घर के एक एक दृश्यों को याद कर रहा है, घर के एक एक सदस्यों को याद कर रहा है और खासकर अपने पिताजी को याद कर रहा है, जो पिताजी वृद्धावस्था में भी इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं कि जैसे लगता है कि बुढ़ापे का उन पर कोई असर नहीं है और वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या उसी तरह से पूरा करते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या में वो छत पर गीता पाठ करते हैं, उसके बाद 260 बार दंड बैठक करते हैं, उसके बाद मुग्दड़ हिलाते हैं, उनकी मूठ मिलाते हैं और उसके बाद तब छत से वह वापस अपने घर में आते हैं। कवि कल्पना करता है कि आज जब पिताजी छत से उतरकर घर में आए होंगे तो अचानक मुझे न पाकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और इस तरह से इस बरसात के मौसम में कवि अपने घर के एक एक दृश्यों को याद कर रहा है। पिताजी की आंखों में आंसू क्यों आए होंगे, इसका जिक्र करते हुए कवि कविता की अगली पंक्तियां लिखता है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। कवि बता रहा है कि जो मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं, जब पिताजी छत से उतरकर नीचे आए होंगे तो उन्हें कहीं न कहीं मेरे भाई और बहनें खेलते या खड़े नजर आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। लेकिन वो पिताजी जिनको बुढ़ापा बिल्कुल ही असर नहीं कर पाया है, एक क्षण के लिए ही व्याप्त नहीं कर पाया है, वो जब मुझ पांचवें बेटे को वहां नहीं पाए होंगे तो बराबर रो पड़े होंगे, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े होंगे। क्यों रो पड़े होंगे, इसका कारण बताते हुए
कवि कहता है कि पांचवा मैं हूं अभागा, वो पांचवा बेटा मैं हूं जो कितना अभागा हूं कि आज मैं अपने पिताजी के सामने नहीं हूं और इस जेल में बंधा बैठा हूं। तो कवि कहता है पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी मुझ पांचवें बेटे को सोने पर सुहागा कहते रहे। यद्यपि कवि अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा, अभागा मतलब दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली क्यों? क्योंकि कवि जेल में बंद है, अपने परिवार के सदस्यों के बीच नहीं है। जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो कवि अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि पिताजी मुझ पांचवें बेटे को सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। सोने पर सुहागा से क्या तात्पर्य है? सोना अपने आप में बड़ा ही कीमती होता है, लेकिन जब आग में सुहागे के साथ उसको तपाया जाता है तो और भी शुद्ध हो जाता है, कंचन बन जाता है। तो सोने पर सुहागा इसी से एक मुहावरा बन गया। मतलब यह कि अच्छों के बीच में और अच्छा होना, यानी सबसे अच्छा होना। सोने पर सुहागा मतलब कई सारी अच्छी चीजों के बीच में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर होना। तो वैसे भी सभी संतान अपने माँ बाप को प्रिय होते हैं, लेकिन उनमें से जो बच्चा थोड़ा आज्ञाकारी होता है, जो बच्चा अनुशासित होता है, माँ बाप उसको ज्यादा प्यार करते हैं। कवि पांचवा बेटा है अपने माँ बाप का, और यही कारण है कि सबसे छोटा बेटा होने के कारण कवि सबसे ज्यादा प्रिय है अपने पिता को, और कह रहा है कि यही कारण है कि पिताजी मुझे सोने पर सुहागा यानी अपने सभी बेटों में सबसे अच्छा मानते रहे हैं और प्यार में बहते रहे हैं। मेरे प्यार में ही सदा वो द्रवित होते रहे हैं, बहते रहे, अर्थात मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्यों कि उन पर मैं सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। आज उनके जो अन्य जो बेटे हैं वो भले ही सोने की तरह प्रिय हों, लेकिन आज उनके स्वर्ण बेटे बड़े हेठे लगे होंगे। हेठे का मतलब कमतर या कम महत्वपूर्ण लगे होंगे। क्यों कम महत्वपूर्ण लगे होंगे? क्यों कि मैं जो सोने पर सुहागा यानी उनसे भी जो अच्छा बेटा हूं वो यहाँ जेल में बंधा बैठा हूं। तो जब मैं नहीं हूं घर में तो उन्हें अपने अन्य बेटे कमतर लगे होंगे। क्यों कमतर लगे होंगे? क्योंकि जो सबसे प्रिय है उस पर संकट आ पड़ी है, वो जेल में है, वो मुसीबत में है। तो घर का जब कोई सदस्य मुसीबत में होता है तो उसकी वैल्यू, उसका प्रेम बढ़ जाता है घर में। अगली पंक्तियां देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। अब कवि अगले दृश्य की कल्पना कर रहा है। जब पिताजी की आंखों में अपने प्रिय पुत्र को याद करके आंसू आ गए होंगे तो माँ का क्या रोल होगा वहां, माँ ने क्या किया होगा। तो कवि कल्पना कर रहा होगा कि माँ ने पिताजी को धीरज बधाया होगा, पिताजी को ढाढ़स बधाया होगा। कैसे ढाढ़स बधाया होगा? माँ ने कहा होगा कि तुम्हारी आंखों में पानी किस लिए है। पिताजी से कहा होगा कि आपकी आंखों में क्यों पानी है, वहां जेल में हमारा बेटा भवानी तो अच्छा है, हमारा भवानी जेल में अच्छा है, आप क्यों रो रहे हैं। लेकिन साथ में कवि को ये पता है कि माँ तो हमारी खुद ही इतनी ममतामयी है, इतनी करुणामयी है कि मेरे जेल जाने से खुद ही वो दुखी होगी। लेकिन फिर भी माँ और पिता जब दोनों दुखी होते हैं तो माँ अपने हृदय पर पत्थर रख लेती है, अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और पिता को धीरज बधाती है, पिता को ढाढ़स बधाती है। इसी दृश्य की कल्पना कवि करता है और कह रहा है कि माँ ने जब पिताजी को धीरज बधाया होगा कि आप क्यों आंसू बहा रहे हैं, हमारा भवानी अच्छा है, तो उसने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। और इसी बात की ओर इशारा करते हुए कवि एक लाइन और जोड़ता है कि दुख कितना बहा होगा। यानी जब माँ ने पिताजी से कहा होगा कि आप क्यों रो रहे हैं तो खुद माँ ने कितना दुख बहाया होगा, अपने आंसुओं को भले ही रोक लिया होगा लेकिन भीतर ही भीतर कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दुख बहाया होगा उस माँ ने। और क्या माँ ने समझाया होगा पिताजी को? वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि हमारा बेटा अगर जेल गया है तो ये तुम्हारा मन समझ कर गया है और तुम्हारी जो इच्छा है उसके साथ अपनापन समझ करके गया है। तुम्हारा मन समझ कर गया है, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कवि के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा जेल चला जाए, लेकिन हाँ एक चीज जरूर चाहते थे कि
देश आज़ाद हो। कवि के पिताजी भी देशभक्त थे, वो भी देश की आज़ादी चाहते थे और यही कारण है कि गांधी जी के आह्वान पर वो खुद भी आज़ादी का समर्थन करते थे और उन्हीं की इच्छा अनुसार बेटा भी यानी कवि भी आज़ादी की लड़ाई में समर्पित होने के कारण जेल गया था। तो इसी बात की ओर इशारा करते हुए माँ पिताजी को समझा रही होगी कि वो तुम्हारी जो इच्छा है उसको अपनी इच्छा समझ करके, अपनापन समझ करके वो जेल गया है, और गया है तो ठीक ही किया है उसने, क्योंकि वो तुम्हारी लीक समझ कर गया। लीक मतलब होता है रास्ता, पथ, यानी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ा है। तो जब बेटा अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है और वो रास्ता अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से ये रोने की बात नहीं है, ये दुखी होने की बात नहीं है। इसी को समझाते हुए माँ ने कहा होगा कि वो तुम्हारा मन समझ करके गया है, तुम्हारी लीक पर गया है, इसलिए रो नहीं तुम, या आंसू मत बहाओ। अगली पंक्तियां देखते हैं। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ कैसी समझा रही होगी पिताजी को, इसकी कल्पना कर रहा है कवि। माँ ने कहा होगा कि देखो, अगर बेटा पांव पीछे हटा देता यानी जेल जाने से डर जाता तो कोख को मेरी ले जाता, मेरी दूध को लज्जित करता, मेरी गोद को लज्जित करता। वह ऐसा बेटा जो ऐसे पिता के बताए हुए ऐसे नेक रास्ते पर न चल पाए और उसमें आने वाले मुसीबतों से डर जाए तो निश्चित रूप से वो मेरी कोख को लज्जित करता। लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, उसने इस चुनौती को सहा है, उस चुनौती का सामना किया है और जेल जाने से बिल्कुल डर करके उसने अपना कदम आज़ादी की लड़ाई से पीछे नहीं हटाया। तो इस तरह से माँ ने पिता को समझाया होगा। साथ में माँ ने यह भी कहा होगा कि तुम अगर इस तरह से कच्चे हो जाओगे, कच्चे होने का मतलब कि अपना दिल इतना जल्दी छोटा कर लोगे तो घर में जो और बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे, वो भी रो पड़ेंगे। इसलिए माँ ने कहा होगा कि इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, यानी अगर पिता ही रोने लगेगा घर की इस मुसीबत से तो घर में और जो छोटे बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे। अब इस पर पिताजी ने क्या कहा होगा, इस संवाद को देखिए कवि कैसे कल्पना करता है कि माँ ने कैसे पिता को धीरज बंधाया होगा और फिर उसके जवाब में पिताजी ने माँ को कैसे कहा होगा या माँ को क्या जवाब दिया होगा। इसकी पंक्तियां देखिए। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब माँ ने पिता को धीरज बंधाया होगा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो पिताजी ने कहा होगा, नहीं मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धीरज खो रहा हूँ। लेकिन ये सच है वो भीतर भीतर कितना रो रहे हैं और कितना दुखी होंगे। इसीलिए कवि एक लाइन जोड़ता है कि हाय कितना सहा होगा, यानी पिताजी ने जब माँ से ये कहा होगा कि नहीं नहीं मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं तो धीरज बिल्कुल नहीं खो रहा हूँ, लेकिन इतना कहते हुए भी उन्हें पता है कि वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए कितना सहा होगा, यानी बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ अपने हृदय पे पत्थर रख करके उन्होंने कहा होगा कि नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ। अगली पंक्तियां देखिए। कवि अब सावन के माध्यम से अपने परिवार को, अपने माता पिता को संदेश भेजना चाहता है। वो माता पिता जिसे कवि सोच रहा होगा कि उसके अभाव में, उसकी कमी के कारण लोग कितने दुखी होंगे घर में, तो सावन के माध्यम से संदेश भेजना चाहता है अपने माता पिता को। और वो क्या संदेश भेजना चाहता है, यानी कवि क्या चाहता है अपने माता पिता के बारे में, क्या सोचता है और क्या चाहता है कि वो माता पिता कैसे कवि के अभाव को का सामना करें, इसकी कल्पना देखिए कवि क्या करता है। कह रहा है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें। सावन से अनुरोध कर रहा है कि हे सावन तुम बड़े हरे भरे हो, बड़े सजीले हो। जब किसी से कुछ काम निकालना होता है तो हम उसकी चापलूसी ज़्यादा करते हैं, तो कवि सावन को चाहता है कि सावन जो है उसका संदेश वाहक बन करके माता पिता के पास जाए और उनको धीरज बंधाए। इसलिए कह रहा है कि हे सावन तुम बड़े हरे भरे हो, सजीले हो, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम चाहे जितना भी बरस लो लेकिन वे न बरसें, मेरे माता पिता न बरसें। यानी बरस सावन में चाहे जितना भी बारिश हो जाए लेकिन माता पिता को मेरे न होने का गम न हो,
मेरे न होने की तकलीफ न हो, उनकी आंखों से आंसू न आए। पांचवें को वे न तरसें, मुझ पांचवें बेटे के लिए वो लोग दुखी ना हो, तरसने न पाए, कुछ ऐसा करो। अब आगे अपनी कहानी सुना रहा है। कवि कैसा है? घर की बात तो बता दिया कवि ने कि माता पिता क्या सोच रहे होंगे, भाई बहन कैसे होंगे, बहन क्या सोच रही होगी, कैसे माँ धीरज बधा रही होगी, पिताजी ने क्या उत्तर दिया होगा, तो घर की कल्पना तो कर ली। अब अपने बारे में कवि बता रहा है। कह रहा मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब यहाँ शब्दों की क्रीड़ा देखिए, यहाँ पर शब्दों के साथ कवि थोड़ा खिलवाड़ करके और कैसे भाव को बदल रहा है, अर्थ को बदल रहा है। कवि कहता है कि मैं मजे में हूं ये सही है, मैं जेल में हूं लेकिन फिर भी मजे में हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है जेल में, लेकिन सिर्फ इतनी सी पीड़ा है, इतना दुख है कि मैं घर पर नहीं हूं, अपने परिवार के सदस्यों के बीच नहीं हूं। लेकिन ये जो बस इतनी सी बात है, इतनी सी जो कमी है, यही बस बड़ा बस है, यही बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़े दुख की बात है कि मैं अपने घर के बीच नहीं हूं। और इसी बस से सब विरस है, बस इतनी सी जो बात है कि मैं अपने घर में नहीं हूं, बस इतनी सी बात से सब विरस है। विरस का मतलब नीरस, जिंदगी में सब कुछ नीरस लग रहा है। हम घर से दूर रह करके, अपनी प्रियजनों से दूर रह के, चाहे जितनी भी सुख सुविधा के बीच रहें, लेकिन उतनी खुशी हमें नहीं मिल सकती जो अपनों के बीच में रह करके मिलती है। अपनों के बीच में हम थोड़ा अभाव में भी रहें तो भी हम खुश रहते हैं। घर में 4 सदस्य हैं परिवार के, भले ही घर में सबको सोने के लिए अलग अलग बेड नहीं है, सबको अलग अलग रूम नहीं है अपना, लेकिन इसके बावजूद भी सब खुशी से मिलजुल के रहते हैं। अगर घर का एक सदस्य घर से दूर हो जाता है तो चाहे वहाँ जितनी भी सुविधा हो, जितने चाहे एसी लगे हुए हों, चाहे अलग अलग अच्छे बहुत ही व्यवस्थित रूम हो, सोने के लिए स्पेशल बेड हो, लेकिन इन सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता। अपनों के बीच में हम अभाव में भी खुश रहते हैं। इसी की ओर इशारा करते हुए कवि कह रहा है कि वैसे तो जेल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं यहाँ पर सही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक ही पीड़ा है, बस इतनी सी पीड़ा है कि घर के बीच नहीं हूँ मैं। लेकिन यह इतनी सी पीड़ा इतनी बड़ी है कि इसी पीड़ा से सब कुछ विरस लग रहा है, यानी जीवन में सब कुछ नीरस लग रहा है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, लेकिन सावन से कह रहा है कि हे सावन, तुम ये बात पिताजी से मत कहना, यानी माता पिता से ये मत कहना कि मुझे कोई पीड़ा है, कोई दुख है यहाँ पे। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें हमेशा धैर्य बधाना, धीरज बधाना। क्या कहना उनसे? उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। पिताजी से ये कहना कि मैं जेल में रह करके अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, जो समय मिलता है उसमें लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, काम करता हूँ और माता पिता का नाम कर रहा हूँ। मैं देश का नाम कर रहा हूँ, अपने माँ बाप का नाम कर रहा हूँ, अपना नाम कर रहा हूँ। और जेल आने से, आज़ादी की लड़ाई के मार्ग में चलते हुए मुझे जेल आना पड़ा है, तो इसके कारण लोग भी मुझे चाहते हैं, समाज के लोग भी चाहते हैं, यानी लोगों के नज़र में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी है, मेरा मान सम्मान बढ़ा है। इसलिए माँ बाप से कहना कि वो कोई शोक न करें, मेरे लिए कोई शोक न करें, मत करो कुछ शोक कहना। आगे की पंक्तियां हैं। और कहना मस्त हूं मैं, और माता पिता से कहना है कि मैं यहाँ पर मस्त हूं, कातने में व्यस्त हूं मैं। कातने का मतलब क्या है? सूत कातना। गांधी जी अपने सभी अनुयायियों को कहते थे कि कम से कम अपने लिए तो अपना वस्त्र खुद ही बनाना चाहिए, और सभी को उन्होंने चरखा आंदोलन चलाया, सभी को चरखा बांटा। और यही कारण है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी उन दिनों जेल में जाते थे तो जेल में भी चरखा लेके जाते थे और वहाँ सूत काटते थे खाली समय में। तो कवि कह रहा है कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। मेरा वजन जो है वो 70 सेर हो गया है। सेर एक जैसे किलो है वजन नापने का पैमाना, वैसे ही सेर एक पुराना इकाई है वजन नापने का। तो कवि कह रहा है कि पिताजी से कहना, सावन से कह रहा है कि मेरे पिताजी से कहना कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा हूँ, मस्त हूँ, सूत काटता रहता हूँ और वजन भी मेरा बढ़ गया है, 70 सेर मेरा वजन हो गया है,
खूब ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना पस्त हूँ मैं। तो सावन से कह रहा है कि तुम ये कहना कि मैं यहाँ पर खूब कूदता हूँ खेलता हूँ, और जो थोड़ी बहुत तकलीफ है, थोड़ा बहुत जो दुख है, उससे डट करके मुकाबला करता हूँ, संघर्ष करता हूँ। पिताजी से कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, ऐसा मत कह देना कि मैं यहाँ पर पस्त हूँ यानी दुखी हूँ, ऐसा मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। सावन से कह रहा है कि कहीं जैसा मैं सचमुच हूं यहाँ पर वैसा मत कहना, यानी सच्चाई को मत बयान करना। सच्चाई क्या है? कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कहीं तुम ऐसा मत कह देना कि मैं यहाँ पर इतना दुखी हूँ कि रात भर जागता रहता हूँ, रात भर नींद नहीं आती है, और आदमी से भागता हूँ, इंसान से भागता हूँ, इंसान से अलग थलग रहना चाहता हूँ, बिल्कुल गुमसुम रहता हूँ। कहीं ऐसी बात मत कह देना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि सावन से आग्रह कर रहा है कि तुम कहीं माता पिता से ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर मौन रहता हूँ, अर्थात किसी से बोलता नहीं, गुमसुम रहता हूँ। ये मत कह देना कि मैं कभी कभी खुद में इतना खो जाता हूँ कि अपने आप को भी नहीं समझ पाता हूँ कि कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, कहीं ऐसा उल्टा सीधा मत कह देना। बक देना मतलब कुछ उल्टा सीधा कह देना। तो कुछ उल्टा सीधा मत कह देना माता पिता के सामने कि उन्हें शक हो जाए कि मेरा बेटा वहाँ अच्छा नहीं है, मेरा बेटा वहाँ दुखी है जेल में। क्योंकि जब माँ बाप अपने बेटे की इस दुख की बात को सुनेंगे, इस पीड़ा को अगर सुनेंगे, तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए कवि को घर में न होने की पीड़ा उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये नहीं चाहता कि उनके माँ बाप को ये पता चले कि उनका बेटा उनसे दूर होकर के दुखी है। इसलिए सावन से कवि अच्छा अच्छा संदेश भिजवाना चाहता है, ताकि माता पिताजी को ढाढ़स बंधे, धीरज बंधे। क्यों धीरज बंधे? आगे की पंक्तियों में कह रहा है कि हे सजीले हे हरे सावन, हे कि मेरे पुणे पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। क्योंकि कवि चाहता है कि सावन चाहे जितना भी बरस ले, लेकिन उसकी माता पिता की आंखों से एक भी आंसू नहीं टपकनी चाहिए। तो एक बार पुनः सावन से आग्रह करता है कवि कि हे सजीले हरे सावन, तुम इतने सजीले हो, तुम इतने हरे हो, तुम इतने अच्छे हो, मेरे लिए तो तुम बड़े पुण्य और पावन हो। लेकिन एक ही मेरा अनुरोध है कि तुम मेरे माता पिता से जाकर कहो कि मैं यहाँ इतना अच्छा हूँ, इतना भला हूँ, इतना चंगा हूँ कि उनकी आंखों से आंसू बिल्कुल ना आए। तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसें, अर्थात वो मुझ पांचवें बेटे के लिए बिल्कुल घर में दुखी न हो, उन्हें कोई तकलीफ न हो। तो इस तरह से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में अपने घर से दूर रहने के कारण काफ़ी दुखी हैं। इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उनकी याद में दुखी न हुए, और यही कारण है कि अच्छा अच्छा संदेश सावन के माध्यम से भेजना चाहते हैं। तो ये रही घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। वैसे ये कविता काफ़ी लंबी है, लेकिन कक्षा 11वीं के इस पाठ्यक्रम में इसका एक छोटा हिस्सा ही इस कविता में रखा गया है, जिसमें कवि अपने माता पिता की पीड़ा की कल्पना करता है, घर की कल्पना करता है, घर के सदस्यों की कल्पना करता है, माँ पिता कैसे दुखी होंगे अपने पुत्र के अभाव में, और एक दूसरे को कैसे धीरज बंधा रहे होंगे, बहन कैसे दुखी होगी, इन कुछ दृश्यों की कल्पना की है। और साथ में कवि अपने माता पिता के लिए क्या चाहता है और क्यों चाहता है कि माता पिता दुखी न हो, कैसे माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन के माध्यम से संदेश भेजना चाहता है, इसका जिक्र है इस कविता में। कविता बड़ी ही सरल है, इसमें केवल पंक्तियों को दोहरा करके, शब्दों को आगे पीछे करके बड़े सुंदर तरीके से अलग अलग भाव व्यक्त करना चाहा है कवि ने। कहीं भी शब्दों का चमत्कार, अलंकारों का चमत्कार, कठिन या जटिल कल्पना या कोई बड़े बिंब का सहारा नहीं लिया है कवि ने। सरल और तुकांत कविता है, लेकिन पूरी कविता में एक प्रवाह है। तो इस तरह से आज की वीडियो में ये रही कविता की सरल व्याख्या। आगे किसी और पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।